नमस्कार प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज फिर हाजिर हूँ आप सबके आशीर्वाद से एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपको हैरानी होगी, परेशानी होगी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। कहानी शुरू करें उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी साथी जितने भी चैनल पे नए आए हैं, जितने भी हमारे व्यूअर साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जिले बरेली की। बरेली में मीरगंज की यह घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। मीरगंज की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मीरा रहता है। मीरा बेहद ही सुंदर और सुशील लड़की रहती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब उसके पिताजी सोच रहे थे कि उसकी यानी कि अपने लड़की मीरा की शादी किसी अच्छे परिवार में कर दिया जाए। एक दिन उनके यहाँ एक बिचौलिया रिश्ता लेकर जाता है और मीरगंज के पास में ही एक गांव पड़ता है। उस गांव का एक लड़का रहता है जिसका नाम शैलेंद्र रहता है। वह मीरा के पिता को शैलेंद्र के बारे में बताता है कि शैलेंद्र काफी पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का है, नौकरी भी करता है, यानी कि उसके पास रोजगार है। अब उसको छोकरी की जरूरत है, यानी कि उसके परिवार वालों को अब बहू की जरूरत है। परिवार भी काफी अच्छा है, संपन्न परिवार है। यह सब सुनने के बाद मीरा के पिताजी काफी खुश होते हैं और उनको भी एक रिश्ते की तलाश रहती है बेटी की शादी के लिए। अब जैसे ही वह उस परिवार के बारे में सुनते हैं, वह शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जो बिचौलिया होता है, यह बात मीरा की सुशील सुंदर लड़की की बात और फोटो लेकर पहुंचते हैं शैलेंद्र के घर। शैलेंद्र के जो पिताजी रहते हैं उनका नाम राजीव रहता है। वह उनकी उम्र 50 से 52 साल रहती है। अब उनके घर जब वह पहुंचते हैं तो उनको बताते हैं कि आपके पास के ही एक गांव में एक बेहद ही सुंदर लड़की है जिसके पिताजी शादी करना चाहते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो आप शादी कर सकते हैं। काफी अच्छी लड़की है, आपके लिए, आपके घर के लिए काफी सुंदर सुशील लड़की और मेहनती लड़की मिलेगी। काफी अच्छी बहू मिलने वाली है आपको। लड़की बेहद अच्छी है। बहुत सारी बातें होती हैं। लड़के के पिताजी को भी सब कुछ पसंद आ जाता है। अब लड़की के पिताजी यानी कि मीरा के पिता राजीव के घर आते हैं और दहेज की बात करते हैं। जब दहेज की बात होती है तो राजीव मुस्कुराने लगते हैं। राजीव कहते हैं पहले हम लड़की देखेंगे, उसके बाद दहेज की बात होगी। अब एक मंदिर में, पास के ही एक मंदिर में दोनों परिवार जाते हैं। उधर से लड़की वाले और इधर से लड़के वाले दोनों जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब लड़की दिखाई जाती है तो जो लड़की के होने वाले ससुर रहते हैं यानी कि राजीव, वह लड़की को देखते हैं और मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। उनको लड़की बहुत पसंद आती है। उनकी होने वाली बहुत बेहद सुंदर थी। उनको एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। इधर जब शैलेंद्र से पूछा जाता है कि तुम्हें लड़की से कोई एतराज तो नहीं है, लड़की तुम्हें कैसी लगी, तो जो शैलेंद्र होता है वह कहता है अगर पिताजी को लड़की पसंद है, परिवार वालों को लड़की पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शादी फिक्स हो जाती है। अब बात आती है दहेज की। दहेज की बात आते ही जो उनके पिताजी रहते हैं, शैलेंद्र के पिताजी राजीव, वो कहते हैं कि लड़की बेहद सुंदर है, मुझे सुशील लड़की चाहिए, सुशील बहू चाहिए जो घर का काम काज देख सके, पूरे परिवार को संभाल सके। मुझे दहेज नहीं चाहिए। यह बात सुनते ही जो लड़की होती है मीरा, उसके पिताजी रोने लगते हैं और कहते हैं कि आज के इस जमाने में भला कोई दहेज के लिए कैसे मना कर सकता है। परिवार वाकई में बेहतर है। उठते हैं और जा करके शैलेंद्र के पिताजी राजीव के गले लग जाते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। काफी गहरी दोस्ती हो जाती है दोनों लोगों के बीच, अच्छा संबंध बनने लगता है। पंडित जी आते हैं, डेट फिक्स होती है और मई 2015 27 मई को दोनों की शादी हो जाती है। अब लड़का अपने पत्नी को लेकर घर आता है, उसके साथ वह काफी दिनों तक खुश रहता है। अब उसके एक बेटी भी थी। बेटी को वह जन्म देती है। बेटी का नाम वह रीना रखते हैं। धीरे धीरे रीना बड़ी हो रही थी और करीब शादी को 8 साल बीत जाते हैं। शादी को 8 साल बीतने के बाद
2023-21 में फरवरी में उसके पति शैलेंद्र की तबीयत खराब हो जाती है। लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, एडमिट कराते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह दम तोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शैलेंद्र की मृत्यु हो जाती है, घर में मातम फैला रहता है। जो पत्नी रहती है वह भी बीमार हो जाती है अपने पति के गम में, पति के जाने के दुख में काफी परेशान रहती है। उधर बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी। अब माँ काफी दुखी थी, परिवार वाले काफी दुखी थे। राजीव जो ससुर रहते हैं वह भी काफी दुख में थे। उनका बेटा उनसे खो गया था, इकलौता बेटा उनको छोड़कर चला गया था। अब जो लड़की होती है उसे उसके ननिहाल भेज दिया जाता है, ताकि वह ननिहाल में रहेगी तो थोड़ा खुश रहेगी। लड़की अपने पिता को याद करके काफी परेशान होया करती थी। अब घर में ससुर और उनकी सास और उनकी बहू रहती थी। धीरे धीरे कुछ महीने और गुजरते हैं। अब एक दिन ससुर बहू के कमरे में जाता है और बहू से बातें करता है। बात करते करते वह बहू को छूने लगता है। बहू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ससुर नहीं मानता है। ससुर कहता है कि अभी तुम जवान हो, या तो दूसरी शादी कर लो या फिर तुम मेरे साथ रहो। बहू यह सब बात सुनते ही शर्माने लगती है और वह सोचती है कि आखिर मेरे ससुर जी को अचानक से क्या हो गया। ससुर मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। अब वह यह बात सास को बताती है। सास जब यह बात सुनती है तो कह रही है, तुम मेरे पति पर लांछन लगा रही हो, तुम्हें अगर दूसरी शादी करनी है तो तुम कर सकती हो। यह सब सोचते हुए बहू अपने कमरे में चली जाती है और बैठ के कुछ देर रोती है। रोने के बाद वह फिर अगले दिन जब रात होती है तो उसकी सास बैठकर टीवी देख रही होती है, और जो पति होता है, ससुर जो होता है राजीव, वो उसके कमरे में जाता है, कमरा बंद करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बहू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसकी हरकतें होती हैं ससुर की, वह बहू को इतना तंग कर देती है, परेशान कर देती है कि मजबूरन बहू अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है, फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। इसी बीच जो ससुर होता है वह फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है, अश्लील वीडियो बनाने लगता है। अब यह कई महीनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे 7 से 8 महीने हो जाते हैं दोनों के संबंधों के बीच। अब एक दिन जो उसकी बहू होती है मीरा, उसके पेट में काफी दर्द होता है, और जैसे ही दर्द होता है वह अपने सास को बताती है। सास अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब उसका इलाज होता है तो पता चलता है कि वह गर्भवती हो चुकी है। वह 2 महीने की गर्भवती है। जैसे यह बात सास सुनती है, वह बहू को लेकर गुस्से में आती है और अपने पति से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि ऐसी भी तुम्हें क्या जल्दी थी कि तुमने अपनी बहू को ही गर्भवती कर दिया। दरअसल उसके संबंधों के बारे में सास भी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन सास कभी रोकने की कोशिश नहीं करती थी। ससुर जो था वह कभी दबंग मिजाज का आदमी था, अय्यास मिजाज का आदमी था। वह जब शादी करने गया था, बहू की खूबसूरती को देखा था, तभी से वह उस पर फिदा हो चुका था। अब वह आए दिन उसके साथ संबंध बनाता था। अब वो अपने पत्नी को मनाता है राजीव किसी तरह से, और बहू का गर्भपात करवा देता है, यानी कि बच्चे को खत्म कर देता है। वह बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका है। अब गर्भपात होने के बाद पत्नी काफी परेशान होती है। उधर ससुर इस बात से परेशान था कि अगर यह बात उनके तक नहीं पहुंचती, सास ससुर को नहीं पता चलती बच्चे की, अगर बच्चा हो जाता तो फिर समाज में काफी बदनामी होती, काफी बेइज्जती होती। इसी वजह से वह दोनों डर कर गर्भपात करवा देते हैं। अब कई महीने फिर बीत जाते हैं। फिर ससुर अपनी बहू के साथ आए दिन संबंध बनाया करता था, फिजिकल रिलेशन बनाया करता था और उसकी वीडियो बनाया करता था। एक दिन बहू जब धमकी देती है कि मैं अपने घर जाकर सारी बात बता दूंगी, वरना आप सुधर जाओ, अब बहुत हो चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मेरी भी बेटी है। लेकिन ससुर कहता है कि अगर तुमने किसी से भी कहने की कोशिश की तो तुमको मार दिया जाएगा। तुम्हारी जो यह वीडियो मैंने बनाई है, अश्लील वीडियो, यह तुम्हारे घर वालों को मैं शेयर कर दूंगा
पूरे समाज में मैं शेयर कर दूंगा। और जब सब तुम्हें इस हरकत करते हुए देखेंगे तो लोग बहुत बुरा भला क्या क्या सोचेंगे यह तुम समझ सकती हो। अब बहू परेशान हो जाती है कि उसका ससुर उसे धमकी दे रहा है कि अगर उसने किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो उसकी अश्लील वीडियो वह वायरल कर देगा। वह अब बेहद परेशान होने लगती है। एक दिन उसका एक पड़ोसी उसके घर आता है, उससे वह यह बात बताती है। जो पड़ोसी होता है वह कहता है कि आप चाचा पर आप लांछन लगा रही हो। चाचा बेहद ही शरीफ और नेक इंसान है, भला इस उम्र में जिसका बेटा मर चुका है वह खुद ही दर्द में रहते हैं, उनके ऊपर तुम लांछन लगा रही हो। वह ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दोबारा किसी से यह बात मत कहना, वरना तुम्हारे बारे में लोग बहुत बुरा भला सोचेंगे। अब जो मीरा होती है वह बैठकर काफी देर तक सोचने लगती है कि आखिर वह करे तो क्या करे। वह बेहद परेशान हो चुकी थी। एक दिन उसे मौका मिलता है, ससुर कहीं बाहर गए होते हैं। सास बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी वह घर से बाहर निकल जाती है। सास की नजर उस पर नहीं पड़ती है। दरअसल उसको घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। अब वह घर से बाहर निकल जाती है और अपने माता पिता के पास जाती है, मीरगंज। मीरगंज पहुंचने के बाद वह अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता जैसे ही उस अपने बेटे की बात को सुनते हैं वह रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वह सीधे अपनी बेटी को लेकर पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर अपने ससुर के खिलाफ लड़की से शिकायत दर्ज करवाते हैं। मीरा शिकायत दर्ज कराती है और सारी घटनाएं जो उसके साथ होती है वह सारी घटनाएं वह अपने पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को बताती है। जैसे ही पुलिस वाले यह बात सुनते हैं बेहद ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि बताइए, एक ससुर अपनी बहू के साथ, जिसका पति मर चुका हो, जिसका बेटा मर चुका हो, वह पिता अपनी ही बहू के साथ हैवानियत करता था, दरिंदगी करता था। पुलिस उस लड़की को लेकर उसके ससुर के घर यानी कि उसके ससुराल जाती है और ससुर और सास को दोनों को वहां से गाड़ी में बैठाती है और थाने लेके आती है। थाने लेके आने के बाद दोनों से पूछताछ होती है तो जो ससुर होता है वह कहता है कि साहब मैं खुद ही परेशान हूं, इस उम्र में भला मैं क्या कर सकता हूं। जो मेरी बहू है इसका पड़ोसियों के साथ अवैध संबंध है। अक्सर एक व्यक्ति है पास का ही, वह इसके साथ आता है, संबंध बनाता है। जब भी मैं मना करता हूं तो यह मुझे मारने की धमकी देती है। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। यही वजह है कि यह पड़ोसियों के साथ संबंध बनाती है, इसीलिए यह मेरे मना करने के बाद मुझ पर लांछन लगा रही है। पुलिस के सामने एक अजीब केस थी। आखिर सच कौन बोल रहा था, बहू बोल रही थी या सास ससुर बोल रहे थे। पुलिस परेशान हो जाती है। इसी बीच जो लड़की का पिता होता है वह कहता है कि साहब आप मेरी लड़की का मेडिकल जांच करा लीजिए और इस ससुर का मेडिकल जांच करा लीजिए। इसने मेरी बेटी को गर्भवती कर दिया था और गर्भपात भी करवाया है। जब पुलिस अब इसकी जांच शुरू करती है तो सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है जिस हॉस्पिटल में उसका गर्भपात कराया गया था। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर को वह गिरफ्तार करती है और उससे गर्भपात की बात स्वीकार करवाती है। लेकिन डॉक्टर काफी चालाक रहता है, पैसे देने की कोशिश करता है, किसी तरह से पुलिस को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन बेटी जो होती है, बहू होती है, वह जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं मैं इसी हॉस्पिटल में गई थी, यही मेरा गर्भपात हुआ था। उसके पास कुछ रिपोर्ट भी रहती है। उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो पुलिस होती है वह ससुर का मेडिकल टेस्ट करवाती है और बहू का भी मेडिकल टेस्ट करवाती है। जब दोनों का मेडिकल टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वाकई में जो ससुर रहता है वह बहू के साथ प्रतिदिन दुष्कर्म करता था। गर्भपात के आरोप में, दुष्कर्म के आरोप में पुलिस सास को और ससुर दोनों को गिरफ्तार करती है। सास को इसलिए गिरफ्तार करती है कि वह अपने पति की मदद कर रही थी। इसकी जानकारी न वह पुलिस को दे रही थी, न अपने बहू को बचाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद सास और ससुर को जेल भेज देती है। अब राजीव जो उसका ससुर रहता है, अब उसकी पूरी उम्र बलात्कार के आरोप में, हत्या के आरोप में, गर्भपात के आरोप में, हत्या का मतलब जिस बच्चे की जन्म लेने से पहले ही उसने हत्या कर दी यानी कि गर्भपात करा दिया, कई तरह की धाराएं लगाकर पुलिस दोनों को जेल भेज देती है।
जज साहब जब सजा सुनाते हैं, इस केस को पढ़ते हैं, तो अभी हैरान रहते हैं। वो अभी जो पति होता है उसको 10 साल की सजा दे सुनाते हैं, और जो सास होती है उसको मात्र 1 साल की सजा सुनाते हैं। सास बाद में बरी हो जाती है, लेकिन ससुर आज भी जेल में सड़ रहा है, अपना बुढ़ापा जेल में ही काट रहा है। दरअसल समाज में ऐसे ऐसे लोग हमारे पड़े हुए हैं जो माँ बाप, सास ससुर किसी भी रूप में, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसान के रूप में भेड़ियां हैं, नरभक्षी हैं, राक्षस हैं। ऐसे लोगों से सभी भाइयों बहनों को बचने की जरूरत है। और जब भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है, दम लगाकर खड़े होइए, पुलिस को सारी हकीकत बताइए, उनसे लड़ने की कोशिश करिए, अपने आप को बचाइए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सावधान करना था, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। कई साथी हमेशा कमेंट करते हैं कि आप थोड़ा तेज बोला करिए, स्पीड में बोला करिए। दरअसल 15-20 मिनट की कहानी बनाते बनाते कई बार सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं, बेस्ट करूं, ताकि मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे साथियों को कहानी में थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए, सब कुछ बेहतर हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जो आप लोग सुझाव देते हैं, तो मैं उस सुझाव के माध्यम से कहानी में उस गलतियों को दूर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कल एक साथी ने कमेंट किया था कि एक कहानी में आपने 5 साल पहले बताया था, 4-5 साल पहले बताया था, और बाद में आपने 45 साल कह दिया। दरअसल हुआ क्या था कि कहानी बताते बताते अचानक से जबान है फिसल गई और 4-5 की जगह 45 निकल गया। तो ऐसी गलतियों को आप लोग जब हमें बताते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं दोबारा वह गलती नहीं करूं। आते हैं आज के कमेंट पर, जो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है कमेंट के माध्यम से। सुबोध कुमार जी सिलीगुड़ी से हैं, या बीएसएफ में हैं, देश की सेवा भी करते हैं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, सैल्यूट है सर आपको, जो आप इतना प्यारा कमेंट करते हैं, सुझाव भी देते हैं। अरविंद जी हैं बिहार छपरा से, नासिर पठान है महाराष्ट्र से, अनुज कुमार हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से हैं, मोहम्मद मेहताब भाई हैं भागलपुर से, जया बागवानी जी हैं। आप सभी को इस प्यार सपोर्ट के लिए एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आज दिवाली है, आज दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पटाखे जलाइए, दिए जलाइए, लेकिन याद रहे सतर्कता बेहद ही जरूरी है। कोई अनहोनी ना हो, इसकी मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, दिवाली मनाइए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।